सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 10 दिन बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों ही गठबंधन ने दावों का पिटारा आज खोल दिया है, लेकिन जिस पिटारे के खुलने का इंतजार हो रहा है उसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। चुनाव में जीत तो किसी न किसी की होगी ही, महायुति जीते या फिर महाविकास अघाड़ी। सवाल इस बात का है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा कौन। आज मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। जाहिर है वायदों की झड़ी लग गई, लेकिन आज उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया है। इस बयान ने महाराष्ट्र के उस सियासी सस्पेंस को बढ़ा दिया जिसे खुद अमित शाह ने 2 दिन पहले खत्म करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रही हूं मुख्यमंत्री चेहरे की। अमित शाह के 2 दिन पहले वाला बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद आज के बयान से उसकी तुलना करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे का क्या है सियासी पासा। सुनिए। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। देवेंद्र भाई का नाम लिया था अमित शाह ने। यहां पर यह बयान अमित शाह ने सांगली में दिया था। मुंबई से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा होने लगी कि अमित शाह ने सरकार बनने की सूरत में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के संकेत दे दिए हैं। अटकलों का दौर शुरू हो गया, तरह तरह की चर्चा होने लगी। किसी ने एकनाथ शिंदे के भविष्य पर सवाल उठाए तो किसी ने मराठा वोट के छटकने का अंदेशा जता दिया। नतीजा यह हुआ कि आज अमित शाह ने सीएम के सवाल का सस्पेंस बढ़ा दिया है। यह कह दिया कि सीएम का नाम 23 नवंबर यानी कि नतीजों के बाद ही तय करेंगे। पहले देखिए क्या कहा गया और उसके बाद इसके मायने समझाने की करेंगे कोशिश। महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। तीनों पार्टियां चुनाव बाद तय करेंगी, ये शब्द हैं गृह मंत्री के आज के। इसीलिए सवाल है, क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है? क्या अजित पवार की भी लॉटरी लग सकती है लगातार, जिसकी वो कल्पना कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं? ये तीनों चेहरे महाराष्ट्र में अपनी अपनी पार्टी में टॉप लीडर हैं। शिंदे सीएम है, फडणवीस सीएम रह चुके हैं, अजित पवार भी सीएम बनने का सपना देखते रहते हैं। मौजूदा वक्त में फडणवीस और अजित पवार शिंदे कैबिनेट में डिप्टी सीएम हैं। इस चुनाव में महायुति के तीनों प्रमुख दलों में बीजेपी 288 में से सबसे ज्यादा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर महायुति की जीत होती है तो क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी इसलिए अहम है क्योंकि 2022 में जब शिवसेना में टूट हुई उस वक्त भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक थे। बावजूद इसके शिंदे को सीएम बनाया गया और ना करते हुए फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी से संतोष करना पड़ा था। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में सीएम के सवाल पर ही उद्धव ठाकरे से बीजेपी का रिश्ता टूटा था। उस चुनाव में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं। तब उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी पर दावा कर दिया और बीजेपी तैयार नहीं हुई थी, जिसके बाद महाअघाड़ी की सरकार बन गई और उद्धव बने मुख्यमंत्री। अब सवाल यह है कि अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो फिर होगा क्या? क्या फडणवीस के लिए शिंदे अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? देवेंद्र फडणवीस का नाम हम आगे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक देवेंद्र फडणवीस का नाम ही आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। पीएम मोदी चुनावी मंच से देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर संकेत और संदेश दे रहे हैं, लेकिन विरोधियों को लगता है कि सीएम के लिए फडणवीस का नंबर नहीं आएगा। मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं तुम, अभी तुम्हारे ख्वाब चुकना शुरू होने वाले देवेंद्र फडणवीस। तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। 2014 में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तब देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया था। उस वक्त फडणवीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इससे पहले के चुनाव में बीजेपी का नंबर शिवसेना के बाद आता था, लेकिन फडणवीस की मेहनत ने ही 2014 में पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया।
लेकिन इस बार राह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी शिंदे और अजित पवार के बीच फंसी हुई है। दोनों की महत्वाकांक्षा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। उधर महाविकास अघाड़ी में भी सीएम के फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उद्धव की शिवसेना की लगातार मांग के बाद भी पत्ते नहीं खुले हैं। वहां भी चुनाव बाद जैसी तस्वीर बनेगी उस हिसाब से तय करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि पुरानी परंपरा है कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाला दल ही मुख्यमंत्री का नाम तय करता है। महाविकास अघाड़ी में भी वही होगा। 20 नवंबर को वोटर तय कर देंगे कि किसकी सत्ता आने वाली है। 23 नवंबर को गिनती में सब कुछ साफ हो जाएगा। इन सब के बीच सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया है अजित पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने। एबीपी न्यूज को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने सियासी खलबली मचाने वाला बयान दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि चुनाव के बाद कौन किसके साथ रहेगा ये तो वक्त बताएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि लोग चाहते हैं अजित पवार और शरद पवार एक साथ आ जाएं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नवाब मलिक। पवार की किंग मेकर होंगे, मुद्दों पे सरकार बनेगी। अजीत पवार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बेलगाम सरकार नहीं होगी। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि मैं 14 से कोशिश कर रहा था कि 3 दल साथ 19 में हुआ वो, अब 19 के बाद कुछ कोशिश की है जो 24 में होगी। नहीं, अभी देखते हैं 23 तारीख के दिन दोपहर तक कैसी परिस्थितियां बनती है, तब बताएंगे क्या होगा। देखिए, कांटे का मुकाबला है। स्पष्ट बहुमत किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी भी प्रश्न चिन्ह बना। नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक दोनों ही इस बार अजित पवार की एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। नवाब मलिक तो बकायदा महायुति के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब मलिक अभी अणुशक्ति नगर सीट से विधायक हैं और वहां से उनकी बेटी सना मलिक एनसीपी की उम्मीदवार, जबकि खुद नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से एनसीपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। नवाब मलिक ने आज एबीपी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है वो महाराष्ट्र चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।